आज हम शाखा खाता बनाने की विधियों के अंतर्गत अनेक खाता विधि के खाता बनाना सीखेंगे। अनेक खाता विधि के अंतर्गत उन्हीं शाखाओं के खाते बनते हैं जो शाखा मुख्यालय से बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करती है तथा नगद और उधार विक्रय करती है। इस प्रकार की शाखाओं के संबंध में हम एक खाता विधि के तहत खाते कैसे बनाना ये सीख चुके हैं। ये जो प्रोफ़ार्मा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, याद है ना? हमने इसी की सहायता से एक खाता विधि के अंतर्गत शाखा खाता बनाना सीखा था। मैं इस प्रोफ़ार्मा को फिर से यहाँ आपको याद इसलिए दिला रही हूँ कि अनेक खाता विधि कोई अलग विधि नहीं है। यदि इस एक खाते को हम 5 भागों में विभाजित करेंगे और उस प्रत्येक भाग के लिए एक खाता बनाएंगे तो वह अनेक खाता विधि होगी। अर्थात अनेक खाता विधि के अंतर्गत हमें 5 खाते बनाने होते हैं। एक खाता माल के संबंध में जानकारी प्रदान करता है, जो इस खाते में से हम ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाइड, गुड्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक इत्यादि हम लिखते हैं, उनको अलग कर देंगे तो एक खाता बन जाएगा। खर्चों को अलग करेंगे तो एक खाता बनेगा। केवल गुड्स सप्लाइड की राशियों को अलग कर देंगे तो एक खाता बनेगा। देनदारों का खाता बनाना आप अच्छे से जानते ही हो। और ये जो हाइलाइट की गई मदें हैं, इनको हम इस खाते से अलग कर देंगे तो वह एक खाता बनेगा। इस प्रकार अनेक खाता विधि के अंतर्गत 5 खाते बनते हैं, तो इस प्रकार है। पहला खाता होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। दूसरा खाता होगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तीसरा होगा गुड्स सप्लाइड अकाउंट। चौथा होगा स्टॉक रिजर्व अकाउंट और पांचवा होगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए इन पांचों खातों के प्रोफार्मा को समझने के साथ साथ अब यह भी समझ लेते हैं कि प्रत्येक खाता क्यों बनाया जाता है। तो सबसे पहला खाता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसे हमेशा बीजक मूल्य पर ही बनाया जाता है। ध्यान रखिए, मेरे कहने का मतलब है यदि इस खाते में आने वाली कोई ऐसी मद जो प्रश्न में लागत मूल्य पर दी हो, तो भी उसे हमको पहले बीजक मूल्य पर परिवर्तित करना चाहिए, फिर इस खाते में लिखना चाहिए। इस खाते का बनाने का उद्देश्य कोई मिसिंग फिगर ज्ञात करना होती है। कभी-कभी प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया होता है, कभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता है। ये खाता बनाने से हमको वो अज्ञात राशियां ज्ञात हो जाती है। सभी चीजें, सभी मदें प्रश्न में दी है, हमने खाते में लिखी है और खाता टैली होता है, तो बड़ी अच्छी बात है। क्रेडिट साइड में आपको लाल अक्षरों से हाईलाइट की हुई एक मद दिख रही है जिसमें लिखा है बाय लॉस ऑफ स्टॉक। कई बार स्टॉक अकाउंट बनाने के बाद में अंतर की राशि होती है, वो यदि क्रेडिट साइड में होती है तो वह लॉस ऑफ स्टॉक होती है और यदि डेबिट साइड में होती है तो वह एक्सेस ऑफ स्टॉक होती है। तो ये समझ में आया कि क्यों बनाना है।
ये समझ में आया? कैसे बनाना है? कैसे बनाना है? इनवॉइस प्राइस पर बनाना है। क्यों बनाना है? कोई मिसिंग फिगर ज्ञात करने के लिए बनाना है। अब देखते हैं इसमें क्या-क्या आता है। कौन-कौन सी मदें आती है, इन पर ध्यान देने के पहले ध्यान रखिए इस खाते को बनाने का नियम, हमेशा की तरह, क्योंकि नियम याद रखने से सवाल करना आसान होता है ना? तो इस खाते को बनाने का नियम ये है कि ओपनिंग स्टॉक में जिन-जिन कारणों से वृद्धि होती है, उनको डेबिट करो। ओपनिंग स्टॉक में जिन-जिन कारणों से वृद्धि होती है, उनको डेबिट करो और जिन-जिन कारणों से डेबिट बैलेंस में कमी होती है, उनको क्रेडिट करो। अब ओपनिंग स्टॉक में वृद्धि क्यों होगी? मुख्यालय हमको माल देगा तो वृद्धि होगी, देनदार विक्रय वापसी करेंगे तो वृद्धि होगी, कोई शाखा हमको माल देगी तो वृद्धि होगी। देखो इस खाते में डेबिट साइड में आखिरी वाली मत 2 और विथ 2 स्टार लगे हुए हैं और ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखा हुआ है और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच लिखा हुआ है। कोई दूसरी शाखा हमारी शाखा को माल भेजेगी तो वो डेबिट होगा। यह स्टार इसलिए लगाए है कि प्रश्न में हमको उस शाखा का नाम दिया होगा, तो हम यहाँ नाम से प्रविष्टि करेंगे। जैसे हमें यदि उज्जैन शाखा ने माल भेजा है, हम लिखेंगे टू उज्जैन ब्रांच स्टॉक अकाउंट। हमें यदि महू की शाखा ने माल भेजा है, हम यहाँ लिखेंगे टू महू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। समझ में आया? तो फिर डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक में जिन-जिन कारणों से वृद्धि होती है, उन सबको डेबिट करेंगे। वृद्धि होने की ये मुख्य मद है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा यदि कोई अंतर की राशि होती, तो वो एक्सेस ऑफ स्टॉक होगी। क्रेडिट साइड में आइए, माल बेचेंगे, कमी होगी डेबिट बैलेंस में, तो कैश सेल्स होंगे। फिर क्रेडिट सेल्स हम देनदारों के खाते में डेबिट में लिखते हैं, इसलिए हम देनदारों का खाता क्रेडिट सेल्स की राशि से क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट सेल्स को देनदारों के खाते में डेबिट में लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ देनदारों का खाता क्रेडिट सेल्स की राशि से क्रेडिट करेंगे। डायरेक्ट क्रेडिट सेल्स नहीं लिखेंगे यहाँ। कैश सेल्स हो गए, क्रेडिट सेल्स हो गए। फिर हम मुख्यालय को कुछ माल वापस हमने कर दिया होगा, तो गुड्स सप्लाइड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फिर वही कोई शाखा हमको माल देती है तो डेबिट करेंगे, यदि हम किसी शाखा को माल भेजेंगे तो वह क्रेडिट होगा। स्टार का मतलब वही है, उस शाखा का नाम लिखेंगे जिसे हमने माल भेजा है। यदि हम सावेर शाखा को माल भेजेंगे तो लिखेंगे बाय सावेर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। यदि हम भोपाल शाखा को माल भेजेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय भोपाल ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये समझ में आया ना? कोई शाखा हमको भेजेगी तो डेबिट होगा और हम किसी शाखा को माल भेजेंगे तो वो क्रेडिट होगा। फिर लॉस ऑफ स्टॉक है, इसको अपन थोड़ी देर बाद समझते हैं, उसके पहले मैं मेरी बात पूरी कर लूं। और क्लोजिंग स्टॉक है, यदि प्रश्न में हमको कोई जानकारी दी है, माल चोरी चला गया, टूट-फूट हो गया, खराबी आ गई, तो वो लॉस ऑफ स्टॉक के रूप में स्टॉक अकाउंट में लिखा जाता है। पर यहाँ प्रत्यक्ष लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय इसे हमको 2 भाग में विभाजित करके यहाँ दिखाना है। वो कैसे? अभी आते हैं उस पर, उसके पहले इसकी रिवीजन कर लेते हैं कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं हम इनवॉइस प्राइस पर। इसके डेबिट साइड में उन सभी मदों को लिखते हैं जिनके कारणों से
ओपनिंग बैलेंस में वृद्धि हुई है। क्रेडिट साइड में उन सभी मदों को लिखते हैं जिनके डेबिट बैलेंस में कमी हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य या तो ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक की अज्ञात जानकारी प्राप्त करना होता है, या ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होने के बावजूद भी यदि अंतर आता है तो वो लॉस ऑफ स्टॉक या एक्सेस ऑफ स्टॉक होता है। अब ये लॉस ऑफ स्टॉक की मद को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जब माल में कोई कमी आती है, टूट-फूट होती है और उसको हमको स्टॉक अकाउंट में दिखाना होता है। हम इसे बीजक मूल्य पर दिखाते हैं। ये लॉस ऑफ स्टॉक का जो बीजक मूल्य है, उसको 2 भागों में विभाजित करके इस खाते में लिखा जाता है। बाय लॉस ऑफ स्टॉक लिखने की बजाय हम इसके बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि को बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट करके लिखेंगे। बाय लॉस ऑफ स्टॉक लिखने की बजाय हम इसके बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि को बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट लिखेंगे। उसी प्रकार इसके लागत मूल्य को बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हस्तांतरित करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बाय लॉस ऑफ स्टॉक लिखने की बजाय हम लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट अंतर की राशि के लिए, और बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो उसके लागत मूल्य है उसके लिए। इस प्रकार ये हमारा स्टॉक अकाउंट पूरा होगा। आया समझ में? आगे चलते हैं। दूसरा खाता ब्रांच डेटर्स अकाउंट है। आप इसको अच्छे से समझते हैं। अच्छे से हम इसको बनाना सीख गए हैं। अभी तक हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। कोई नया खाता नहीं है, इसलिए बाकी चीज़ों पर ध्यान देने की अपेक्षा क्रेडिट साइड में जो 2 मदें लाल अक्षरों से हाइलाइट की है, उन पर ध्यान दीजिए। यदि ग्राहक शाखा को माल लौटाते हैं, तो वह सेल्स रिटर्न होता है। यदि ग्राहक शाखा को माल लौटाता है, तो वह सेल्स रिटर्न होता है। बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट सेल्स रिटर्न करके लिखेंगे। पर यदि ग्राहक सीधे मुख्यालय को माल लौटाता है, तो इसको हम बाय गुड्स सप्लाइड अकाउंट करके लिखेंगे। 2 प्रकार की विक्रय वापसी होती है। एक, ग्राहक शाखा को माल लौटाता है तो वह सेल्स रिटर्न होंगे, और दूसरा, ग्राहक मुख्यालय को माल लौटाता है तो बाय गुड्स सप्लाइड अकाउंट करके डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे, और गुड्स सप्लाइड अकाउंट के डेबिट में टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट करके लिखेंगे। आई बात समझ में? सिर्फ इतना सही चेंज है डेटर्स अकाउंट में, बाकी पूरा डेटर्स अकाउंट वैसा का वैसा बनेगा। नियम वही है। कौन सा? भूल गए? दोहरा लेते एक बार। जिन जिन कारणों से डेबिट बैलेंस में वृद्धि होगी, उन सबको डेबिट करो। जिन जिन कारणों से डेबिट बैलेंस में कमी होगी, उन सबको क्रेडिट करो। ठीक है? अब तीसरा खाता बनाते हैं। यह होता है गुड्स सप्लाइड अकाउंट। इस खाते को बनाने का मुख्य उद्देश्य इस वर्ष चालू वित्तीय वर्ष में शाखा को भेजे गए माल के लागत मूल्य को जानना है, क्योंकि यह लागत मूल्य मुख्यालय अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेगा। इस खाते की मदद बहुत सरल है। यदि मुख्यालय को कोई वापस माल किया होगा, तो उसको इनवॉइस प्राइस पर डेबिट में लिखेंगे। देखिए पहली एंट्री, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट रिटर्न टू हेड ऑफिस। यदि देनदारों ने सीधे मुख्यालय को माल लौटाया है, तो टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट इनवॉइस प्राइस पर।
अभी-अभी अपन उसको क्रेडिट में देख चुके हैं देनदारों के खाते में, उसी को यहाँ डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्रेडिट साइड में आइए, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मुख्यालय ने जो शाखा को माल भेजा है, उसको इनवॉइस प्राइस पर लिखेंगे। ये इन 3 मदों को जिनको इनवॉइस प्राइस पर लिखा है, इन्हीं की अंतर की राशियों को हम इसी खाते में समायोजित करेंगे, तो हमें भेजे गए माल के लागत मूल्य की प्राप्ति होगी। मैं फिर एक बार बोल रही हूँ कि मुख्यालय को वापस किया गया माल, देनदारों ने सीधे मुख्यालय को लौटाया गया माल और मुख्यालय ने शाखा को भेजे गए माल के लागत मूल्य और बीजक मूल्य के अंतर की राशि यदि गुड्स सप्लाइड अकाउंट में हम एडजस्ट कर लेंगे, तो हमें भेजे गए माल के लागत मूल्य प्राप्त होंगे। जो माल मुख्यालय को वापस किया है, उसके अंतर की राशि तो सीधे क्रेडिट हो जाएगी बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। डेबिट साइड में हमने रिटर्न को इनवॉइस प्राइस पर लिखा है, तो इसके अंतर की राशि को क्रेडिट में हम लिख देंगे। ये एडजस्ट हो गया। अब ये जो मुख्यालय ने शाखा को भेजा गया माल, क्रेडिट साइड में हमने इनवॉइस प्राइस पर लिखा है, यह और देनदारों ने सीधे मुख्यालय को लौटाए गए माल के लिए हमको कुछ एडजस्टमेंट करना होता है और वो एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व में आता है। कैसे ये एडजस्टमेंट करना है, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये एडजस्टमेंट करने के उपरांत इस खाते का जो अंतर आएगा, वो जनरल ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यह अंतर शाखा को भेजे गए माल का लागत मूल्य होगा। ये खाता समझ में आया? एक ही बात बची इसमें, ये हाइलाइट केवल टू स्टॉक रिजर्व हमको कैसे एडजस्ट करना है। देखिए, ये जो टू स्टॉक रिजर्व हमको डिफरेंस ऑफ गुड्स सेंड करना है, वो कैसे एडजस्ट करना है? शाखा को भेजे गए माल के बीजक मूल्य में से, शाखा को भेजे गए माल के बीजक मूल्य में से शाखा के ग्राहकों द्वारा सीधे मुख्यालय को लौटाए गए माल के बीजक मूल्य घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है, उसके बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि टू स्टॉक रिजर्व में लिखेंगे। बहुत लंबा वाक्य हो गया ना? चलो, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यदि हमको प्रश्न में दिया है कि शाखा ने 25,000 रुपए का माल मुख्यालय से प्राप्त किया है, ठीक है? और ग्राहकों ने मुख्यालय को 5,000 रुपए का माल वापस किया है और शाखा को माल लागत 25% पर प्राप्त होता है। अब ऊपर के वाक्य का पहला आधा भाग देखिए, शाखा को भेजे गए माल के बीजक मूल्य। शाखा को भेजे गए माल के बीजक मूल्य कौन से? 25,000। घटाना क्या है? ग्राहकों द्वारा मुख्यालय को लौटाए गए माल। ग्राहकों द्वारा कितना लौटाया गया माल है? 5,000। मतलब 25,000 में से 5,000 घटाना है। घटा दो। कितने बचे? 20,000। इसके इसके 20,000 रुपए के बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि कैसे ज्ञात करेंगे? कॉस्ट प्लस 25% है, तो 20,000 का 25 बटे 125 कितना आया? ये 4,000 रुपए टू स्टॉक रिजर्व में लिखेंगे। आया समझ में? तो फिर हमने एक बार और समझ लेते हैं। हमारे पास में शाखा को भेजे गए माल के बीजक मूल्य में से ग्राहकों द्वारा सीधे मुख्यालय को लौटाए गए माल के बीजक मूल्य को घटाना है। ठीक है? प्रश्न में क्या दिया है? मुख्यालय ने 25,000 रुपए का माल भेजा है। एग्रीड। ग्राहकों ने 5,000 रुपए का माल मुख्यालय को लौटाया है। माइनस करना पड़ेगा।
कर दिया। देखिए, ऊपर के वाक्य का आखिरी वाक्य, घटाने के बाद शेष मूल्य के बीजक मूल्य और अंतर की राशि। शेष मूल्य कितना? 25 में से 5 गए 20,000। इसके बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि 25/125 जो 4,000 रुपए है, वह हम स्टॉक रिजर्व अकाउंट में लिखेंगे और हमारा गुड्स सप्लाइड अकाउंट पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आया समझ में अच्छे से? चलिए आगे का खाता देखते हैं। ये स्टॉक रिजर्व अकाउंट है। यह माल के बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि से बनाया जाता है और इसका अंतर शाखा का सकल लाभ अथवा हानि, सकल हानि दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी, होता है। इसका प्रोफार्मा देखिए। ओपनिंग स्टॉक के अंतर की राशि को इस खाते में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रैकेट में लिखा है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक के बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि को क्रेडिट में लिखेंगे। मुख्यालय द्वारा शाखा को भेजे गए माल के अंतर की राशि को क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन अंतर की राशि लिखते समय ध्यान रखना है कि हमको मुख्यालय द्वारा भेजे गए कुल माल में से ग्राहकों ने मुख्यालय को सीधे लौटाए गए माल को घटाने के बाद अंतर की राशि ज्ञात करनी है, जो हम अभी अभी समझ चुके हैं। यहाँ इसलिए आपका केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए स्टार लगाया है। तो फिर ओपनिंग स्टॉक के अंतर की राशि क्रेडिट करेंगे, मुख्यालय द्वारा भेजे गए माल के अंतर की राशि को क्रेडिट करेंगे। किसी दूसरे शाखा को हमको माल प्राप्त हुआ है तो उसके अंतर की राशि को क्रेडिट करेंगे। शॉर्टेज देखा था ना हमने स्टॉक अकाउंट बनाते समय। टू लॉस ऑफ स्टॉक को 2 भाग में विभाजित करके लिखना है। अंतर की राशि वाला भाग यहाँ आएगा, वहां हमने लिख दिया है बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, इसलिए यहाँ हम टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट ये शॉर्टेज के बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि को यहाँ लिखेंगे। किसी दूसरे शाखा को माल भेजा होगा तो उसके अंतर की राशि को लिखेंगे। फिर पहले हम क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक के अंतर की राशि को लिखेंगे और उसके बाद ये जो अंडरलाइन की हुई मद है वह हमें प्राप्त होगी। डेबिट में अंतर आता है तो वो प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्रेडिट में अंतर आता है तो ग्रॉस लॉस होगा। इसको हम ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसको क्लोजिंग स्टॉक के अंतर की राशि को लिखने के पहले हम लिखेंगे। प्रश्न हल करते समय हम एक लाइन छोड़ देंगे, फिर सारी एडजस्टमेंट करेंगे, अंतर की राशि ज्ञात करेंगे और फिर इस एंट्री को यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा सकल लाभ आएगा, सकल हानि भी हो सकती है। इसलिए लिखने के पहले हम कंफर्म कर लेंगे। सकल प्रॉफिट होगा तो यहाँ लिखेंगे और ग्रॉस लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सरल है ना स्टॉक रिजर्व अकाउंट? सिर्फ अंतर की राशियों से बनाना है और वह भी माल के अंतर की राशि से बनाना है। इसके लिए आधार ब्रांच स्टॉक अकाउंट है। स्टॉक अकाउंट की करीब करीब सारी मदें यहाँ आई है। सभी के अंतर की राशियों को हमने लिखा है। माल के अंतर की राशि को यहाँ लिखना है। ठीक है, आखिरी का खाता है हमारा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर डेबिट और क्रेडिट साइड में लाल अक्षर से मध्य हाईलाइट की हुई है। ये स्टॉक रिजर्व अकाउंट के हमने बैलेंस ट्रांसफर की है। यदि प्रॉफिट होगा तो इस खाते के क्रेडिट में आएगा और लॉस होगा तो इस खाते के डेबिट में आएगा। दोनों में से कोई एक ही मद होगी। फिर वो जो लॉस ऑफ स्टॉक था उसके लागत मूल्य को यहाँ लिखना है
हम पहले इसको समझ चुके हैं। प्रश्नानुसार कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जानकारी हमको दी है, उन सबको यहाँ लिखना है और फिर इस खाते का बैलेंसिंग करना है। अंतर की राशि आएगी, या तो प्रॉफिट होगी या लॉस होगी, जिसे हमें जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सबसे सरल है ये खाता बनाना। तो इस प्रकार अनेक खाता पद्धति के अंतर्गत हमने सीखा ब्रांच स्टॉक अकाउंट कैसे बनाना है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट कैसे बनाना है, गुड सप्लाइड अकाउंट कैसे बनाना है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट कैसे बनाना है और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है। सारे प्रोफार्मा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि हमें अब इनकी मदद से प्रश्न को हल करना है। थैंक यू एंड गुड लक।